नमस्कार। आज हम यादव समुदाय के इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। भागवत पुराण, महाभारत के कुछ संदर्भ और यादव इतिहास पर लिखे गए लेख। इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस समुदाय की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, इनकी अलग-अलग शाखाओं का क्या महत्व था और वक्त के साथ इनकी सामाजिक स्थिति कैसे बदलती गई। हाँ, और ये भी देखेंगे कि वसुदेव और नंद बाबा जैसे जो महत्वपूर्ण नाम हैं, उनका आपसी रिश्ता क्या था और कैसे ये समुदाय मतलब एक प्राचीन वंश से आज एक अहम राजनीतिक पहचान तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो वसुदेव जी और नंद बाबा का रिश्ता है। पुराण कहते हैं कि वे चचेरे भाई थे, पर उनकी शाखाएं अलग अलग। वसुदेव जी श्री कृष्ण के जो पिता थे वो यादव वंश की शूरसेन या कह लें वृष्णि शाखा से थे। ये शाखा ज्यादातर सत्ता के करीब रही, मथुरा, द्वारका, राजनीति, युद्ध इन सब में सक्रिय। वहीं नंद बाबा जो थे वो गोप या अहीर शाखा से आते थे। इनका जीवन गोकुल जैसे क्षेत्रों में था और मुख्य रूप से गोधन पालन, खेतीबाड़ी इसी पर आधारित था। इसीलिए उन्हें गोप यानी ग्वाला कहा गया। तो हाँ, खून का रिश्ता था, भाई थे, पर सामाजिक दायरे, काम करने के तरीके वो काफी अलग थे। अच्छा, तो मतलब वंश एक ही है, पर जीने का ढंग और समाज में भूमिका एकदम अलग। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया कि नंद बाबा इतने महत्वपूर्ण थे श्री कृष्ण के पालक पिता, फिर उन्हें वो राजा वाला दर्जा क्यों नहीं मिला जैसे वसुदेव जी के वंश को मिला? देखिए, स्रोतों में जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से राजा शब्द का प्रयोग उनके लिए उस तरह से नहीं हुआ जैसे एक स्थापित राज्य के शासक के लिए होता है। नंद बाबा गोकुल जैसे एक बहुत समृद्ध इलाके, एक बड़े गांव या क्षेत्र के मुखिया थे। उन्हें नंद राय भी कहा गया है, मतलब गोपों के प्रमुख या राजा। पर वो मथुरा या द्वारका जैसी किसी औपचारिक राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। उनका प्रभाव अपने समुदाय में, अपनी अर्थव्यवस्था में यानी गोधन आधारित अर्थव्यवस्था में था। हाँ, उनका महत्व सिंहासन से नहीं, वात्सल्य और धर्म से जुड़ गया। ये बात तो बिल्कुल सही है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोतों में एक थोड़ी जटिल बात भी सामने आती है। वो ये कि समय के साथ यादवों की कुछ शाखाओं, खासकर ये गोप या अहीर शाखा, इनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट का जिक्र मिलता है। कहीं-कहीं तो उन्हें शूद्र वर्ण में भी दिखाया गया है। ये कैसे हुआ? है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर तो उनका मुख्य पेशा ही था, पशुपालन और खेती। मध्यकाल में जैसे जैसे जाति व्यवस्था और ज्यादा कठोर होती गई, तो जो काम सीधे तौर पर शास्त्र कर्मकांड या राजसत्ता से नहीं जुड़े थे, उन्हें सामाजिक सीढ़ी पर थोड़ा नीचे करके देखा जाने लगा। अच्छा। कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये सिर्फ पेशे का मामला नहीं था। कभी कभी ये उन समूहों को कमतर दिखाने की एक राजनीतिक कोशिश भी हो सकती थी, जो शायद उस वक्त की मुख्यधारा की क्षत्रिय राज व्यवस्था से थोड़े अलग थे या दूर थे। लेकिन, और ये जरूरी है, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि पेशा बदलने से या सामाजिक वर्गीकरण से किसी का मूल वंश नहीं बदल जाता। ये भी संभव है कि ये उनके प्राचीन क्षत्रिय गौरव को दबाने का एक प्रयास रहा हो। समझ गई। मतलब सामाजिक स्थिति पर पेशे का असर तो था ही, शायद कुछ राजनीतिक समीकरण भी रही होंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब निकालें कि यादवों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया था? क्योंकि इतिहास में उनकी अपनी रियासतें होने की बात भी तो आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव अपनी जगह है, पर उनका राजनीतिक और जमीनी असर कई इलाकों में बना रहा। स्रोत हमें हरियाणा की रेवाड़ी रियासत का उदाहरण देते हैं। राव तुलाराम यादव का नाम आता है, जो 1857 के संग्राम के एक बड़े नायक थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। इसी तरह बिहार में मुरहो एस्टेट जैसी बड़ी जमींदारियां थीं। ये सब यादवों के स्थानीय प्रभाव और शक्ति को दिखाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो पूरी तरह शक्तिहीन हो गए थे। उनका असर अलग अलग शक्लों में बना रहा। और अब अगर हम बिल्कुल आधुनिक दौर की तरफ आएं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है यादव समुदाय की पहचान में। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया। इसके पीछे क्या तर्क थे स्रोतों के अनुसार? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका आधार हमें मिलता है ब्रिटिश काल की जनगणनाओं में और फिर आज़ादी के बाद बनी समितियों की रिपोर्ट्स में। खासकर काका कालेलकर आयोग और उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट बहुत अहम रही। इन रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि देश के कई हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, यादव समुदाय बड़ी संख्या में पारंपरिक पेशों जैसे खेती और पशुपालन से जुड़ा था और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पैमाने पर वो पिछड़ा हुआ था। तो इसी आकलन के आधार पर उन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा गया।
ताकि आरक्षण और दूसरी सरकारी मदद के जरिए उन्हें विकास में बराबर का भागीदार बनाया जा सके। और इसका असर क्या हुआ? क्या इस वर्गीकरण ने समुदाय की स्थिति पर कोई वास्तविक प्रभाव डाला? हाँ, बिल्कुल डाला। आज अगर देखें तो यादव समुदाय भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूहों में गिना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद उनकी राजनीतिक लामबंदी और प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, वो तो दिखता है। मुलायम सिंह यादव जी हों या लालू प्रसाद यादव जी, इन बड़े नेताओं का उभार इसी दौर की देन है। ये समुदाय की बढ़ती राजनीतिक ताकत का सबूत बना। और अब ये समुदाय सिर्फ पारंपरिक कामों के सीमित नहीं है। शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में और दूसरे कई क्षेत्रों में इनकी भागीदारी तेजी से बढ़ी है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत लंबी यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे यादव समुदाय की कहानी प्राचीन पौराणिक जड़ों से शुरू होती है, फिर मध्यकाल के सामाजिक उतार चढ़ावों से गुजरती है और आखिरकार आधुनिक भारत में एक अहम राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में सामने आती है। सच में काफी दिलचस्प सफर है ये। हाँ, बिल्कुल।